हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम अपराध का सामान्य वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अपराध का विभिन्न अपराध शास्त्रियों के आधार पर दिए गए वर्गीकरण पर चर्चा किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उसे देख पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के में पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड करने का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। यह वीडियो जो है बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अपराध पेपर से संबंधित है। और ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जो लोग बीए एमए कर रहे हों या किसी समाजशास्त्र विषय पर किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, अपराध का सामान्य वर्गीकरण। अपराधों का सामान्य वर्गीकरण। पहला अपराध के सामान्य वर्गीकरण में पहला प्रकार आता है हिंसक अपराध। हिंसक अपराध व्यक्ति के विरुद्ध किए जाने वाला गंभीर अपराध है। इन अपराधों का कारण जो होता है व्यक्तिगत बदले की भावना से लेकर या फिर राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना होता है। अक्सर बहुत सारे मामले होते हैं, चाहे वो संपत्ति विवाद के मामला हो, चाहे भूमि विवाद का मामला हो या पारिवारिक तनाव का मामला हो। इस तरह की परिस्थितियों में व्यक्ति जो है हिंसक अपराध करता है। हिंसक अपराध कई प्रकार के होते हैं, जैसे हत्या या फिर विस्फोट के द्वारा हत्या, पानी में डुबाकर मार देना, छिप कर की गई हत्या या फिर धारदार हथियार से गोली मारकर की जाने वाली हत्या। तो इस तरह से हिंसक अपराध में जो है व्यक्ति के विरुद्ध किए जाने वाला गंभीर अपराध है। इसमें व्यक्ति जो है व्यक्तिगत बदले की भावना से लेकर जो है इस तरह के अपराध को करता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं राजनीतिक हिंसा के रूप में महात्मा गांधी की जाने वाली हत्या या फिर कैनेडी की जाने वाली हत्या या इंदिरा गांधी की हत्या। इस तरह के अपराधों की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। ये सारे अपराध जो हैं हिंसक अपराध के उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार है अपराधों के सामान्य वर्गीकरण में संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति के विरुद्ध अपराध से संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराधों में का प्रतिशत जो है अपराधों में सबसे अधिक होता है। अपराधों में संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराधों का प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि संपत्ति कमाना और कम से कम समय में सफल होना लोग सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं। जैसे चोरी, ठगी, लूट या किसी बच्चे का अपहरण कर लेना या किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेना और उसके लिए फिरौती मांगना या फिर गबन करना या फिर लेखों में हेरा फेरी करना या डकैती करना या फिर किसी के संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा कर लेना या तस्करी करना या फिर जाली नोट छापना आदि अनेक रूपों में हमको देखने को मिल जाता है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध जो होता है संपत्ति प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। तो ये सारे हो गए संपत्ति के विरुद्ध अपराध। तीसरा है अपराध के सामान्य प्रकार में बाल अपराध, बच्चों के द्वारा किए जाने वाला अपराध। ये अपराध जो होता है एक राज्य के कानून के द्वारा निर्धारित आयु से कम के बच्चों के द्वारा किए जाने वाले अपराध होते हैं। बाल अपराध की सभी घटनाओं में हम देखते हैं कि बहुत कम मामले ऐसे होते हैं जिनके लिए स्वयं बाल अपराधी जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब यह है कि बाल अपराधियों को अपराध कराने के लिए दूसरे व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। जो आपराधिक गिरोह या फिर आपराधिक मनोवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा बच्चों को अपराध का प्रलोभन दिया जाता है और उनसे अपराध कराया जाता है। तो इस तरह से जो है
जो एक राज्य के कानून के द्वारा निर्धारित आयु से कम के बच्चों के द्वारा किए जाते हैं अपराध, उन्हें बाल अपराध कहा जाता है। बच्चों के द्वारा किए जाने वाला अपराध जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार नहीं होते हैं, बल्कि आपराधिक गिरोह या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा उनको उकसाया जाता है ताकि वो अपराध करें, तो इस तरह के अपराध को जो है बाल अपराध कहते हैं। अपराध किस प्रकार में अगला आता है व्यवस्था विरोधी अपराध। सार्वजनिक व्यवस्था को या सामान्य जनजीवन में बाधा डालने के लिए या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करने के लिए ये अपराध किए जाते हैं। इस अपराध को करके जो है अपराधी जो है सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त करता है, सार्वजनिक व्यवस्था को जो है बिगाड़ता है। जैसे सांप्रदायिक दंगे करना या फिर लोगों को ऐसे दंगों के लिए भड़काना, ये व्यवस्था विरोधी अपराध होगा। इससे सार्वजनिक व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी। या फिर सार्वजनिक कानून को तोड़ने के लिए लोगों को भाड़े पर एकत्र करना या फिर उपद्रवी व्यवहार करना, किसी बस या फिर वायुयान का अपहरण कर लेना और प्रशासन को अपनी शर्तें मानने के लिए बाध्य करना सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए। तो इस तरह के जो अपराध होते हैं ये व्यवस्था विरोधी अपराध होते हैं। इस तरह के जो अपराध करने वाले अपराधी लोग होते हैं वे स्वयं को अपराधी नहीं मानते हैं, बल्कि वो अपने आप को एक नायक मानते हैं। ये हम अपराध कर रहे हैं तो हम जो हैं हीरो हैं, ऐसा जो है शो करना चाहते हैं। तो इस तरह से व्यवस्था विरोधी अपराध में जो है सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। अगला है व्यावसायिक अपराध। जो लोग कानून विरोधी व्यवहारों को करते हैं और समाज में ये लोग जो होते हैं कानून विरोधी व्यवहारों को करते हैं और समाज में अधिकांश व्यवसायों से संबंधित लोग जिन कार्यों को अपने व्यवसाय का एक अंग मानते हैं। व्यावसायिक अपराध जैसे व्यावसायिक लाभ पाने के लिए, व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए नेताओं या अधिकारियों को रिश्वत देना, खाद्य पदार्थों में मिलावट करना, अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध ही क्या कहलाता है, व्यावसायिक अपराध कहलाता है। आय कर और बिक्री कर के साथ दूसरों करों की चोरी करना, कोई दुकानदार जैसे जीएसटी चोरी करता है या किसी भी तरह से आय कर या बिक्री कर की चोरी करता है तो वो भी जो है व्यावसायिक अपराध में आएगा। नकली दवाएं बेचना, ओरिजिनल दवा ना बेचकर नकली दवाएं बेचना दवाई दुकान के द्वारा, है ना। खाद्य पदार्थों में जैसे दाल चावल में कंकड़ को मिला देना जिसकी वजह से उनको लाभ हो सके, तो या फिर अवैध संपत्ति एकत्रित करना या फिर व्यवसाय में धोखाधड़ी करना या फिर किसी व्यापारी के द्वारा नाप तौल में कमी किया जाना, तो इस तरह के प्रमुख अपराध के अंतर्गत आते हैं। जो लोग कानून विरोधी व्यवहार को करते हैं और समाज में अधिकांश व्यवसायों से संबंधित लोग जिन कार्यों को अपने व्यवसाय का एक अंग मानते हैं, ये सब जो हैं व्यवसायिक अपराध कहलाते हैं। यानी सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किए जाने वाले अपराध को ही व्यवसायिक अपराध कहा जाता है। अगला है राजनीतिक अपराध। वर्तमान में सभी प्रभावशाली देशों की सरकारें और ऐसे संगठनों की स्थापना करती हैं जो कि धन के ताकत से विभिन्न देशों में लोगों से राजनीतिक अपराध करवा सकें, राजनीतिक तंत्र को कमज़ोर कर सकें। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जब अपने देश के हित के विरुद्ध वहाँ के राजनीतिक तंत्र को कमज़ोर करने का प्रयत्न करता है, तब ऐसे व्यवहार को जो है राजनीतिक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इन अपराधों में जो है देशद्रोह करना सबसे बड़ा अपराध है। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक अपराध क्या होता है। जब व्यक्ति अपने देश के हित के विरुद्ध जो है वहाँ के राजनीतिक तंत्र को कमज़ोर करने का प्रयत्न करता है, तब ऐसे व्यवहार को जो है हम राजनीतिक अपराध की श्रेणी में रखते हैं। राजनीतिक अपराध में सबसे बड़ा अपराध जो है देशद्रोह करने को माना जाता है। उदाहरण के लिए राजनीतिक अपराध के उदाहरण हैं सरकार के विरुद्ध जो है विद्रोह करना या सरकार के विरुद्ध जासूसी करना, तोड़फोड़ अथवा दूसरे देशों को अपने देश के गुप्त रहस्य को देने के
के रूप में हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो है अपने देश के गुप्त रहस्य को दूसरे देश को बता देता है तो ये भी राजनीतिक अपराध होगा। या फिर सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना या अपने ही देश या सरकार के विरुद्ध जो है जासूसी करना। तो इस तरह से जो है राजनीतिक तंत्र को कमज़ोर करने के लिए, अपने देश के हित के विरुद्ध में वहाँ के राजनीतिक तंत्र को कमज़ोर करने का प्रयत्न करना ही जो है राजनीतिक अपराध के अंतर्गत आता है। ऐसे व्यवहार को राजनीतिक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है जिससे अपने देश की ही अपने देश का राजनीतिक तंत्र कमज़ोर होता है, देश को नुकसान पहुंचता है। तो ये किसी भी रूप में हो सकता है, सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना या फिर देशद्रोह करना या फिर जासूसी, अपने ही देश के विरुद्ध जासूसी करना, दूसरे देश को अपने देश के गुप्त रहस्य को बता देना। तो इस तरह से ये राजनीतिक अपराध हो गया। अगला है धोखे से संबंधित अपराध। इस श्रेणी में उन अपराधों को सम्मिलित किया जाता है जहाँ पर छल या विश्वासघात और ठगी पर आधारित होते हैं। किसी को ठगना, छलना और अपराध करना। पहले अपराध सामान्य प्रकृति के होते थे, लेकिन अब जैसा समय बदल गया है, रेलों में, बसों में और धार्मिक केंद्रों में लोगों को जैसे बीस देकर उन्हें लूटने की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही हैं। अक्सर ऐसे अपराधों से यात्रियों की मृत्यु भी हो जाती है। कई बार क्या होता है, रेल में बैठे यात्रियों को कुछ ऐसे खाना खिला देना जिससे उन लोगों की मृत्यु हो जाए, जिससे उनसे छल करके जो है ऐसा खाना खिलाना, फिर उनके सामान को लूट के ले जाना। तो इस तरह से जो है धोखे से संबंधित अपराध होते हैं जहाँ पर व्यक्ति को जो है छल या विश्वासघात करके अनुचित लाभ उठाया जाता है। इसका उदाहरण है जैसे वेश बदल कर सामान्य लोगों से रुपया वसूल करना, अपना वेश बदल लेना। और इसके अलावा सरकारी प्रलेखों अथवा बैंक ड्राफ्टों या चेकों में हेरा फेरी करना, छल करना, विज्ञापन देना अथवा नकली कंपनियां स्थापित करना, झूठे विज्ञापन दे देना कि इस पैसा इतने साल में डबल हो जाएगा, या इस तरह के विज्ञापन देकर लोगों को छलना, ये जो है धोखे से संबंधित अपराध में आएगा। या फिर नकली कंपनी स्थापित कर लेना, चिट फंड कंपनियां स्थापित करना और पैसा इकट्ठा करके भाग जाना। या फिर धार्मिक केंद्रों में विशेष दर्शन कराने के बहाने एकांत स्थान पर ले जाकर यात्रियों को लूटना। या फिर जाली प्रमाण पत्र बनाकर धन अर्जित करना। या फिर जादुई या तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा लोगों का विश्वास जीतकर उन्हें ठगना, इस तरह के प्रमुख अपराध हैं। तो जहाँ पर व्यक्ति को से छल करके, विश्वासघात करके और ठगी करके जो है नुकसान पहुँचा के अपने लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध किए जाते हैं, उन अपराधों को धोखे से संबंधित अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है यौन अपराध। यौन अपराध सभी समाजों में एक गंभीर अपराध माना जाता है। जितने भी अपराध हैं उनमें यौनिक अपराध को जो है समाज में गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि ऐसे अपराध सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक एकता को जो है बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। नैतिक आधार पर पति पत्नी के स्वाभाविक यौनिक संबंधों को छोड़कर किसी भी दूसरे ढंग से यौनिक संतुष्टि करना जो है अपराध है, लेकिन कानूनी आधार पर केवल उन्हीं यौनिक व्यवहारों को जो है अपराध की अवधारणा के रूप में देखा जाता है जो स्त्री की सहमति के विरुद्ध होता है, अथवा जिनका छल या बल से या किसी लड़की को जो है छल या नाबालिग लड़की को छल या बल से देह व्यापार में लगाना, इस तरह के जो है अपराध के अंतर्गत आता है। इस तरह के उदाहरण हैं अप्राकृतिक यौन संबंध तथा यौनिक विकृति को जो है ऐसा अपराध माना जाता है। इसके अलावा बलात्कार जो है इस प्रकृति के अपराध में जो है सबसे गंभीर अपराध है, जिसके लिए राज्य और समाज दोनों के द्वारा जो है गंभीर दंड का प्रावधान किया जाता है। तो इस तरह से जो है यौन अपराध में जो है एक गंभीर अपराध माना जाता है सभी समाजों में,
क्योंकि कोई भी समाज अपने सामाजिक मूल्यों और नैतिक एकता को जो है यौन अपराध जो है किसी भी समाज के सामाजिक मूल्य और नैतिक एकता को जो है बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो इस तरह से जो है इस तरह के किए जाने वाले अपराधों को जो है गंभीर अपराध माना जाता है और इसमें गंभीर दंड का प्रावधान भी किया जाता है। अगला है संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। संगठित अपराध को सामान्य भाषा में पेशेवर अपराध भी कहा जाता है। ये वे अपराध होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी आजीविका का साधन बनाकर अपराध करता है। इस प्रकार के अपराध को व्यक्ति जो है अपना जीवन जीने का साधन बनाकर करता है। इन अपराधों में जो लोग लगे होते हैं स्वयं वे जानते हैं कि अपराध के द्वारा वो आजीविका उपार्जित कर रहे हैं, उनको स्वयं ये पता होता है। इसी कारण वे सामान्य लोगों के बीच रहने का प्रयत्न जो है नहीं करते हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं वो सामान्य लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। ऐसे अपराध व्यक्तिगत रूप से भी किए जाते हैं, लेकिन साधारणतः इनके लिए अपराधियों के अलग अलग गिरोह होते हैं जो गिरोह के माध्यम से सामूहिक और संगठित रूप से अपराध करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है बहुत व्यवस्थित तरीके से होता है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले अपराधी को पता होता है कि वह इसके माध्यम से अपनी वो आजीविका चला रहा है और ऐसा करने की वजह से जो है वह जो है समाज के बीच में नहीं रहता है, अलग रहता है। उदाहरण के लिए जैसे तस्करी करना, सामानों की चोरी छुपे एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने को जो है तस्करी कहते हैं। इसके अलावा जाली नोट छापना या फिर किसी बैंक में डकैती डालना या अपहरण के द्वारा बड़ी धनराशि वसूल करना, किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेना और या फिर धन के बदले हत्या कर देना किसी व्यक्ति की, या फिर बड़ी चोरियां करना, या फिर नशीले पदार्थों को बनाना, या फिर गुप्त दस्तावेज़ों की चोरी करना जो है इस श्रेणी के प्रमुख अपराध के अंतर्गत आता है। संगठित अपराध जो है बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं, पेशेवर रूप में जो है ये अपराध किए जाते हैं। अगला है श्वेतवसन अपराध, वाइट कॉलर क्राइम। इन अपराधों को अपराध शास्त्रियों के द्वारा जो है ध्यान आकर्षित करने का श्रेय जो है, इस प्रकार के अपराध को बताने का श्रेय जो है श्वेतवसन अपराध के बारे में जो है सर्वप्रथम एडविन सदरलैंड ने बताया। उन्होंने बताया कि श्वेतवसन अपराध एक ऐसा अपराध है जिसे प्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति वाले लोग अपने पेशे के दौरान करते हैं। जो समाज के संभ्रांत और उच्च लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा अपने सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति की वजह से अपने पेशे के दौरान जो अपराध किए जाते हैं उन्हीं अपराधों को जो है श्वेतवसन अपराध कहा जाता है। सदरलैंड ने इन अपराधों को श्वेतवसन अपराध इसलिए कहा कि यह अपराध करने वाले लोग जो होते हैं बड़े बड़े राजनीतिक नेता, अधिकारी, उद्योगपति और पूंजीपति होते हैं, जिनका वेशभूषा बहुत जो है संभ्रांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी अधिकांश जो गतिविधियां होती हैं कानूनों के उल्लंघन पर आधारित होते हैं। देखने से तो वो बाहर से तो बहुत ही सभ्य और सुंदर संभ्रांत लगते हैं वेशभूषा से, परंतु वो ज़्यादातर ऐसी गतिविधियां करते हैं जो कानून के उल्लंघन पर आधारित होती है। इसलिए सदरलैंड ने इन अपराधियों को जो है श्वेतवसन अपराधी कहा और इस प्रकार के अपराध को श्वेतवसन अपराध कहा। इसके उदाहरण देखते हैं। आपराधिक षड्यंत्रों के द्वारा जैसे बड़ी धनराशि प्राप्त करना, या फिर दूसरा है राष्ट्रीय महत्व के सौदों में करोड़ों अरबों रुपयों की हेराफेरी करना बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, या फिर करों की चोरी करना, झूठे विज्ञापन के द्वारा नकली कंपनियां चलाना, आर्थिक धोखाधड़ी करना, या फिर अपने विरोधी की हत्या करवाना जो है इस तरह के अपराध हैं। श्वेतवसन अपराध उच्च प्रतिष्ठा वाले लोगों के द्वारा जो है स्वयं नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये लोग किसी दूसरे माध्यम का उपयोग करते हैं, अन्य माध्यम के थ्रू जो है यह अपराध करवाते हैं। फलस्वरूप ऐसे अपराधों के विरुद्ध ना तो सरलता से कोई प्रमाण मिल पाता है और न ही अपराधियों को दंड मिल पाता है। जो श्वेतवसन अपराधी होते हैं उन्हें दंड अक्सर नहीं मिलता है,
जो छोटे अपराधी होते हैं, सामान्य अपराधी होते हैं, उन अपराधियों को, वे छोटे मोटे अपराध करते हैं, वे पकड़े जाते हैं और उनको दंड मिलता है। लेकिन जो श्वेत वसन अपराधी होते हैं, किसी अन्य के माध्यम से अपराध करवाते हैं और इनकी पहुंच जो है ऊपर तक होती है, जिसके वजह से इन्हें किसी तरह का दंड नहीं मिल पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है अपराध का सामान्य वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके काम आ सकती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।